दोस्तों, मैं दिवाकर सोनी स्वागत करता हूं आपका दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। समसामयिक टॉपिक्स की श्रृंखला में आज का हमारा टॉपिक है राज्य वित्त रिपोर्ट 2022-23। केग भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि जितने भी हमारे जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनका ऑडिट करने का काम जिसका है वो है केग। उन्होंने पहली बार इस तरह की रिपोर्ट जारी की है जिसमें स्टेट्स की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताया है। इस स्टेट्स की फाइनेंशियल हेल्थ का मतलब किस राज्य पर कितना ज़्यादा ऋण है, उसका डेट टू जीडीपी रेशियो कितना है, उस डेट को वो जो उसने ऋण ले रखा है उस आखिरकार ऋण के बढ़ने के कारण क्या हैं, उन जो ऋण है वो ऋण जाल में राज्य कैसे फंसते जा रहे हैं और ऋण जाल से उनको बाहर निकलने के, उनके निवारण के, इस समस्या को हल करने के क्या क्या विकल्प उनके पास उपलब्ध हैं और क्या रास्ते, क्या नवीन तरीके उनके द्वारा अपनाए जाने चाहिए। आज इन्हीं सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हाल ही में केग ने स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट 2022-23 जारी की। हाल ही में केग ने 10 वर्ष की अवधि के लिए जारी की है। 2013-14 से 22-23 के लिए। ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट जारी की गई है केग के द्वारा वो निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए जारी की गई है। सबसे पहले हमको क्लियर होना चाहिए कि वो 10 वर्ष की अवधि के लिए जारी की गई है और कहाँ से लेके कहाँ तक की गई है। 2013-14 से 2022-23, 2013-14 से 2022-23। आजकल आरपीएससी का जिस तरह से पैटर्न चेंज हो रहा है और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फैक्चुअल पूछे जा रहे हैं, तो हम ऐसे फैक्ट्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कौन सी अवधि के लिए स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट जारी की गई है केग के द्वारा? 2013-14 से 2022-23, 2013-14 से 2022-23। ओके, सभी राज्यों के राजकोषीय मापदंडों के संबंध में अपनी तरह की पहली रिपोर्ट। अभी तक इस तरह की रिपोर्ट केग के द्वारा जारी नहीं की गई है। ये पहली बार है जबकि केग ने राज्यों का एक समाकलित आकलन प्रस्तुत किया है जिसमें कि उनके ऋण के बारे में स्पेशली फोकस किया गया है। 2022-23 में राज्यों का कुल ऋण देश के सकल घरेलू उत्पाद, इंपॉर्टेंट टर्म है जीडीपी। आप अक्सर अखबार में पढ़ते रहते होंगे कि ये हमारा जीडीपी बढ़ जाएगी, जीडीपी घट जाएगी। ये क्या होता है? इसको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। एक वर्ष में देश की सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य जीडीपी कहलाता है, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। जो 2022-23 में हमारे भारत के जितने भी राज्य हैं उनका टोटल लोन हमारी देश की कुल जीडीपी का 22.17% हो गया। ये फैक्ट लिखने के भी काम में आ सकता है और पूछा भी जा सकता है। कितना प्रतिशत हो गया? 22.17%। अब आप लोगों को आइडिया है कि जीडीपी, हमारे देश की जीडीपी का साइज क्या है? लगभग 130 से 140 लाख करोड़ रुपए की हमारी भारत देश की जीडीपी है। उसमें से 22.17% स्टेट्स का लोन है। उसका अगर स्टेट्स का लोन देखा जाए तो उसका 22.17% लगा लीजिए, इतना स्टेट्स ने लोन लिया हुआ है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003, आरएस में पूछा गया क्वेश्चन नहीं है। एफआरबीएम एक्ट का सन पूछा गया था। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। अब आपका दायित्व ये है, आपका होमवर्क ये है कि ये तो नेशनल वाला हो गया 2003 का, तो स्टेट के लिए, जो हमारे राजस्थान के लिए एफआरबीएम का एक्ट कब लाया गया, उसका सन कौन सा है, उसका ईयर आप जो है सर्च करेंगे और आपको आता है तो कमेंट करेंगे आप कि एफआरबीएम का राजस्थान का एक्ट कब लागू हुआ था, उसका ईयर क्या है। इसके अनुसार राज्यों का ऋण 2024-25 तक जीडीपी के 20% तक होना चाहिए। एफआरबीएम एक्ट जो कि राजकोषीय अनुशासन के लिए बनाया गया था, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो स्टेट्स का लोन है
वो कंट्री की जीडीपी, हमारे देश की जीडीपी का मैक्सिमम अधिकतम 20% तक होना चाहिए, और हो कितना रहा है 22.17%, 22.17% हो रहा है। तो 2.17% ये ज़्यादा हो रहा है, मतलब राजकोषीय अनुशासन की आवश्यकता है, राजकोषीय अनुशासन की, मतलब फिस्कल डिसिप्लिन की आवश्यकता है हमें। ऋण जीडीपी अनुपात, ऋण जीडीपी अनुपात का मतलब है डेट टू जीडीपी रेशियो, डेट टू जीडीपी रेशियो, ऋण जीडीपी अनुपात का मतलब है डेट टू जीडीपी रेशियो। ओके, इसमें अगर हम देखें कि पंजाब में 40%, नागालैंड में 37% और वेस्ट बंगाल में 33.7%। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम ऋण जीडीपी अनुपात की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि डेप, जो हमारा ऋण है वो ऊपर आएगा और हमारी जीडीपी आएगी नीचे। अब किसी राज्य का अगर ये ऋण जीडीपी अनुपात 40% आ रहा है, इसका मतलब इसका डेट ज़्यादा है या जीडीपी ज़्यादा है, बताइए आप। अगर किसी का डेट टू जीडीपी रेशियो है या ऋण जीडीपी अनुपात ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब उसका डेट ज़्यादा है, उसकी जीडीपी से ज़्यादा है। पंजाब का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 40% है। पंजाब ने अपनी जीडीपी का 40% लोन ले रखा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं, नंबर 1 पंजाब 40%, लगभग आप याद रख लीजिए 40% पे। सेकंड नागालैंड 37%, वेस्ट बंगाल 33%। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट तो आप याद रख सकते हैं कि किनका जो वित्तीय अनुशासन है या राजकोषीय अनुशासन है वो बिगड़ा हुआ है, पंजाब, नागालैंड और वेस्ट बंगाल। 40%, 37% एंड 33%। राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं हम। फिस्कल डेफिसिट जो कुल व्यय में से कुल आय को घटाने के बाद जो बचता है वो घाटा होता है। कुल व्यय में से कुल आय को घटाने के बाद जो बचता है वो है घाटा। तो राजकोषीय घाटा मतलब फिस्कल डेफिसिट। सभी के सभी 28 राज्यों में राजकोषीय घाटा है। ऐसा एक भी स्टेट नहीं है भारत में जो कि सरप्लस की स्थिति में चल रहा हो, सब में फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन है। अब किस में ज़्यादा है और किस में कम है वो देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में 6.46 जीएसडीपी का, अभी हमने जीडीपी की बात की थी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अब हम बात कर रहे हैं जीएसडीपी की, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब हम नेशन के संदर्भ में बात करते हैं तो बात होती है जीडीपी की। जब हम बात करते हैं स्टेट के संबंध में तो स्टेट के संबंध में बात होती है स्टेट की। तो उसमें बस एक टर्म स्टेट और एक्स्ट्रा लग जाएगा, जीडीपी एंड जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हिमाचल प्रदेश में जो राजकोषीय घाटा है वो जीएसडीपी का 6.46% है, और गुजरात में अगर देखा जाए तो ये 0.76% है। हिमाचल में कितना है, हिमाचल में है 6.46% और गुजरात में कितना है जीएसडीपी का 0.76%। ये हो गया राजकोषीय घाटा। अब चूंकि हमारे जो अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग जो राज्य हैं हमारे, उनमें देखा जाए तो किसी की डेमोग्राफी कैसी है, किसी की ज्योग्राफी कैसी है, कहीं पे अवसंरचना निर्माण नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा जो है आंधी तूफान आते हैं, बहुत ज़्यादा भूस्खलन होता है, कई महीनों तक बर्फ़ जमी रहती है। तो जैसे हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो गए, जहाँ पे पहाड़ी राज्य हैं अधिकतम, वहाँ पे अवसंरचना निर्माण में काफ़ी दुर्गम मार्ग हो गए, काफ़ी कठिनाई आती है। तो वहाँ पे राजस्व सृजन के अवसर जो हैं, जो मैदानी भाग होते हैं, जो समतल भाग वाले राज्य हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, इनकी तुलना में गुजरात हो गया, कोस्टल जिसके पास कोस्टल प्लेन से जो मतलब तट भी है, समुद्र का तट भी है जिसके पास, तो उसके पास एक्स्ट्रा बेनिफिट है, वह एक्सपोर्ट भी कर सकता है अपने प्रोडक्ट्स को, इंपोर्ट भी कर सकता है। तो उसके लिए तो अपनी जीडीपी को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है। और जो पहाड़ों में है उसके पास जो वो लैंड लॉक्ड है, उसके पास अवसर कम है। तो राजस्व सृजन किसका ज़्यादा होगा, जहाँ पे जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री आएगी, जहाँ पे जितना जाए इन्वेस्टमेंट आएगा। अगर हम देखें तो राजस्व सृजन में हर स्टेट में अपने अपने डिफरेंस हैं,
और वो सब उसके कारण मैंने जैसे आपको बताया कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे इंडस्ट्रीज, वहाँ पे टूरिज्म, वहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वहाँ पे बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल पार्क्स, ये सब नहीं लगाए जा पाते। इस वजह से वहाँ का रेवेन्यू कम होता है, वहाँ की गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होता है। राजस्व सृजन की क्षमता में व्यापक अंतर है। राज्यों के राजस्व में स्वयं के कर की हिस्सेदारी, जो राजस्व अर्जित कर रहे हैं राज्य, उसमें स्वयं का उनका जो टैक्स कलेक्शन है उसकी अगर हम हिस्सेदारी की बात करें तो हरियाणा को किस लिए जानते हैं? हरियाणा को जानते हैं इंडस्ट्रियल एरिया के लिए। मानेसर, गुड़गांव, मानेसर में जैसे कि सुजुकी का प्लांट है, अभी एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जहाँ पे कार, सुजुकी के प्लांट में कार्स खड़ी हुई थी, कई एकड़ लैंड पे कार्स ही कार्स खड़ी हुई थी। और एक अरुणाचल प्रदेश है जो बिल्कुल हमारा चाइना के साथ बॉर्डर पे बॉर्डर शेयर करता हुआ स्टेट है। वो मात्र 9%, उसका जो रेवेन्यू जो आता है उसमें खुद का कंट्रीब्यूशन कितना है? मात्र 9%। और हरियाणा में कितना है? 70%। डिफरेंस देख पा रहे हैं आप कि एक मैदानी क्षेत्र में जो रेवेन्यू क्रिएट हो पा रहा है, जो रेवेन्यू अर्जित हो पा रहा है, उसमें उसका खुद का कंट्रीब्यूशन 70% है। और जो दुर्गम मार्ग वाला है, जहाँ पे पहाड़ी एरियाज है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, वहाँ मात्र 9% है। अब बात उठती है कि जो डेट टू जीडीपी है, जो हमने देखा कि पंजाब के केस में 40% तक पहुंच चुका है, अपने आप में एक बड़ा ही चिंताजनक ये फिगर है। और तत्काल ऐसी परिस्थितियों पर राज्यों को ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्यों के जो ये बढ़ता हुआ ऋण है, आखिरकार इसके संभावित कारण क्या हैं? सबसे पहला कारण, जो कि यूं ही अब कोई भी बता सकता है इस बात को, प्रजातंत्र, वोटिंग जब भी होती है तो लोगों को नई नई लोक लुभावन नीतियां लाई जाती है, अपने मतदाताओं को लुभाया जाता है, फ्री बीज के नाम पे सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया जाता है, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त मोबाइल, पेंशन की राशि में वृद्धि की जाती है। तो इन सब जो कल्याणकारी योजनाएं चलाना गलत बात नहीं है, लेकिन अपनी पॉकेट से ज़्यादा, अपनी आय से ज़्यादा अगर हम खर्च कर देंगे तो हमें लोन लेके ही काम चलाना पड़ेगा। और फिर एक लोन को पूरा करने के लिए हम दूसरी जगह से लोन लेते हैं, एक लोन को पूरा करने के लिए दूसरी जगह से लोन लेते हैं, और वो लोन ज़्यादा इंटरेस्ट पे मिलता है और फिर वो लोन पूरा ही नहीं हो पाता। हम फिर सिर्फ उसका इंटरेस्ट ही भर रहे होते हैं, उसका प्रिंसिपल अमाउंट तो हम दे ही नहीं पाते, मूल उसका भर ही नहीं पाते, और राज्य ऋण के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। राज्य ऋण के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। राज्य जैसे कि अपने कार्मिकों, जो राज्य के अधीन काम करने वाले कार्मिक हैं, सेवानिवृत्त कार्मिक हैं, उनके वेतन पेंशन में वृद्धि करते हैं, या अपने राजस्व को बढ़ा नहीं पाते हैं, जिससे उनका रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो कम होता है, या राजस्व संग्रहण एफिशिएंटली नहीं हो पाता है, राजस्व की चोरी करते हैं लोग, लेकिन हमारे पास उतना अच्छा मैकेनिज्म नहीं है कि हम उनको पकड़ के और हमारे रेवेन्यू कलेक्शन की जो प्रोसेस है उसको पुख्ता कर पाएँ, उसको मजबूत कर पाएँ। कई प्रकार की जो आपदाएं आती है, जैसे कि इस साल जो पहाड़ी एरियाज़ हैं, पहाड़ी राज्य हैं, इनमें जो भूस्खलन हुआ है, उत्तरकाशी, धराली, हिमाचल प्रदेश में, उन सबसे आप अवगत हैं। कितना इंफ्रास्ट्रक्चर का, कितना अर्थ जो अवसंरचना का नुकसान हो गया, कितने नेशनल हाईवेज पे जो है वो धंस गए नेशनल हाईवेज। तो इन सबको वापस से पुनर्जीवित करने के लिए हमको कहीं ना कहीं अपने फंड से ही तो पैसा देना होगा। हमारे पास जो फंड्स है उससे ही तो पैसा देना होगा। जो फंड्स हमने डेवलपमेंट के लिए रखा था, जो फंड्स हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए रखा था, जो फंड्स हमने एजुकेशन के लिए रखा था, जो फंड्स हमने इनोवेशन के लिए रखा था, जो फंड्स हमने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए रखा था, वो तो गड्ढे भरने में जा रहा है। लेकिन ये नेचुरल कैलेमिटी है। अगर कोई बाढ़ आ जाती है, सूखा आ जाता है, या कोविड-19 जैसी कोई महामारी आ जाती है, तो हमें हर चीज़ को छोड़ के सबसे पहले उसका उपाय करना होता है। ये एबनॉर्मल सिचुएशंस होती हैं, लेकिन इनकी तैयारी के लिए एक एक्सटिंजेंसी इमरजेंसी फंड रखा जाना चाहिए। और लेकिन जब हम फ्री बीज में ज़्यादा पैसा लुटा देते हैं तो उस इमरजेंसी फंड को कैसे हम सेव करेंगे? अगर हम अत्यधिक कल्याणकारी योजनाओं में अपना फंड दे देंगे, अपना पैसा अधिकतम वहाँ खर्च कर देंगे, तो इमरजेंसी के लिए हमारे पास पैसा कहाँ से रहेगा?
इसके अलावा जो राजनीतिक अस्थिरता होती है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है, जैसे कि आप देखिए कि जो गठबंधन की सरकारें रहती है उसमें गठबंधन धर्म का पालन, अटल जी का फेमस स्टेटमेंट था कि गठबंधन की सरकार में गठबंधन धर्म का पालन करना पड़ता है। ये गठबंधन धर्म का पालन क्या है? जहाँ पे ऑलरेडी संसाधन है वहाँ पे चूंकि वो सरकार में किंग मेकर की भूमिका में है, इसलिए उसको अधिक संसाधन आवंटित करने पड़ते हैं। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि वित्तीय अनुशासन, हमारा जो जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है वो बिगड़ जाता है। जिस तबके को, जिस क्षेत्र को फाइनेंस की आवश्यकता है उस क्षेत्र तक फाइनेंस पहुंच नहीं पा रहा है, और जो क्षेत्र ऑलरेडी अच्छा है वहाँ पे और फाइनेंस जा रहा है, तो असमानता पैदा होती है। हमारी ये विकास की क्षेत्रीय असमानता पैदा होती है इन चीज़ों से, और एक रूपता नहीं आ पाती। स्टेट में ही या हमारे देश में ही किसी स्टेट में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है और किसी में बहुत कम डेवलपमेंट हो रहा है। जैसा कि हमने हरियाणा में देखा कि उसका जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसमें खुद की उसकी हिस्सेदारी 70% है, वहीं अरुणाचल प्रदेश में मात्र 9% है। अब इन सब चीज़ों के जो वित्तीय अनुशासन नहीं रख पाते हैं, अत्यधिक फ्री बीज दी जाती है, वेतन पेंशन गैर तार्किक रूप से बढ़ाई जाती है, राजस्व संग्रहण की चोरी को हम नहीं रोक पाते हैं, ऋण चुकाने के लिए फिर नया ऋण, और इसी तरह से ऋण के दुष्चक्र में फंसते जाते हैं। आपदा और संकट के लिए हमारे पास इमरजेंसी फंड नहीं होता। इन सब चीज़ों के लिए जब ऐसी सिचुएशंस पैदा होती है तो उसके दुष्परिणाम क्या क्या आते हैं, उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं, क्या आ सकते हैं, सोचिए आप। जब भी कोई नई सरकार आती है तो सबसे पहले ये कहती है कि पिछली वाली सरकार ने तो खजाना खाली करके दिया है, अब हम पहले खजाना भरें या विकास का काम करें? बताइए आप। हम सड़क बिजली पानी को देखें या पहले हमारे पास खजाने में कुछ हो, जब भी तो हम आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएंगे। ये हर 5 साल बाद आम कहानी है, और इसका कारण क्या है? वित्तीय अनुशासन की कमी। जब मूलभूत कार्यों के लिए ही के फंड को डाइवर्ट कर दिया जाता है तो विकास कार्यों में कटौती होती है। जैसे कि आप देखें कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों बहुत ही मानव जीवन के बुनियादी पहलू हैं, लेकिन इस पे अभी भी हम अपने जीडीपी का जो 6% है वो खर्च नहीं कर पा रहे हैं, जबकि जितने भी विकसित देश हैं वो अपने जीडीपी का 6% मिनिमम खर्च कर रहे हैं। चाइना हो गया, अमेरिका हो गया। अगर हमें विकसित देश बनना है तो हमें अपने हेल्थ पे ध्यान देना होगा। स्वस्थ जो मनुष्य होगा वही अच्छा इनोवेशन कर पाएगा। अपनी जो कैपेसिटी है, हमारे ह्यूमन रिसोर्स को हम तभी अब यूज़ कर पाएंगे। जनसांख्यिकी, हमारी जो डेमोग्राफी है उसका लाभ, हमारे यहाँ पे जो सबसे यंग जनरेशन ज़्यादा लोग हैं उनका लाभ हम तभी ले पाएंगे जब वो स्वस्थ होंगे, जब वो शिक्षित होंगे, जब वो एजुकेटेड होंगे, जब वो स्किल्ड होंगे, जब वो प्रोफेशनल्स बनेंगे, तभी ले पाएंगे। इसके लिए ऐसी योजनाओं में ज़्यादा खर्च करना होगा, अपनी जीडीपी का खर्च बढ़ाना होगा। फाइनेंशियल, जब भी वित्तीय अनुशासन नहीं होता है तो हमारी जो फाइनेंशियल रेटिंग्स आती हैं, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है, वो देखती है कि इनमें ऋण शोधन की क्षमता कितनी है, मतलब ऋण को चुका पाने की क्षमता इनकी कितनी है। अब पहले वाले लोन को चुकाने के लिए नया लोन ले रहे हैं, फिर नए लोन को चुकाने के लिए फिर नया लोन ले रहे हैं, आप सिर्फ इंटरेस्ट पे करते जा रहे हैं, तो आपकी वित्तीय जो रेटिंग है उसमें गिरावट आती जाती है। गिरावट आती जाती है तो जो बाहर के इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपके देश में इन्वेस्ट करने क्यों आएंगे? आपके स्टेट में इन्वेस्ट करने क्यों आएंगे? आपके स्टेट में इन्वेस्ट करने क्यों आएंगे? क्योंकि वहाँ पे फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है, आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। तो बाहर वाला आदमी क्यों आएगा आपके स्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए? तो जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, जो निजी निवेशक होते हैं, वो इन्वेस्ट करने नहीं आते। और हमारा रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, जिसमें से जो रेवेन्यू डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है? हमारा ऑपरेशन की लागत, हमारे जो भी सरकारी काम चल रहे हैं इसकी लागत जो है वो कम होनी चाहिए, इसका घाटा कम होना चाहिए। जो मोदी जी कहते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, मतलब कम से कम संसाधनों का ऑप्टिमाइज तरीके से यूज करके और अधिक से अधिक आउटपुट लाना, हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए। लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट हमारा बढ़ता जाता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें कि अवसंरचना का निर्माण किया जाता है जो कि हमारे लिए अच्छा होता है, वह एक्सपेंडिचर घटता जाता है। जब ऐसा होता है तो क्या होगा?
फिर हम नए लोन के लिए देखेंगे, या सेंटर से कहेंगे कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। स्टेट्स कहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। वो क्यों मांगते हैं? आप क्यों नहीं अपनी जो है अपनी नीतियों में सुधार कीजिए, अपने जो राजस्व का कलेक्शन है उसको बढ़ाइए। हमें आत्म सुधार की आवश्यकता है सबसे पहले। अब निवारण के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? एक स्टेट का जो डेट है, जो कर्ज है, जो ऋण है, उसको कम करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? सबसे पहला, अपनी आय बढ़ा दो। कैसे बढ़ेगी आय? आय ऐसे बढ़ेगी कि हम इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस से ई गवर्नेंस के माध्यम से अपनी योजनाओं की अच्छे से मॉनिटरिंग करके आय बढ़ा सकते हैं। जिस तरह से स्टेट में, जिस तरह से हाल ही में सेंटर के द्वारा जीएसटी में सुधार किए गए हैं, उसी तरह के व्यापक सुधार हम लोकल टैक्स में कर सकते हैं। जो राज्य के अधीन टैक्स हैं उनमें सुधार कर सकते हैं, उनसे उनका कर आधार बढ़ा के और टैक्स का कलेक्शन बढ़ा सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारी जो प्रक्रियाएं हैं उनमें पारदर्शिता की कमी है। ट्रांसपेरेंसी बहुत आवश्यक है। ट्रांसपेरेंसी और एडवांस तकनीक, जो भी हाल या एडवांस तकनीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके हम राजस्व को बढ़ा सकते हैं। हमारे जो फ्रीबीज का कल्चर है, उस फ्रीबीज के कल्चर को हमको कम करना होगा। सिर्फ आवश्यक जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको ही चलाएं। जो अनुत्पादक खर्च हैं हमारे, उनको हमको कम करना होगा। इसके अतिरिक्त हमने हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पढ़ा था, पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पढ़ा था। वो क्यों, उसका क्या विशेषता थी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार को ईपीसी मॉडल में सारा ही खर्च करना पड़ रहा था, उसकी जगह वो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर वहन कर रहे हैं। ये पीपीपी मॉडल जो हैम था हमारा, HAM, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। तो इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए नए नए मॉडल्स को, नई नई तकनीकों को, और विदेशी हो चाहे देशी हो, कहीं सबके सामने ओपन रख के और जनता से भी इस संबंध में सुझाव मांगे जाने चाहिए कि क्या और बेहतर हो सकता है। विदेशों में चल रही अच्छी प्रैक्टिसेस को भी हमें अपनाना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में, जैसे कि मैंने हैम मॉडल बताया। ऋण प्रबंधन जैसे हम करते हैं कि ऋण प्रबंधन हम अच्छे से अच्छा, हमें नेगोशिएट करना आना चाहिए। हम अपने संसाधनों के माध्यम से नेगोशिएट कर सकते हैं। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी के लिए कहा था कि मिस्टर मोदी इज़ ए टफ नेगोशिएटर। आप अपनी बात कितनी स्पष्ट तौर पे और पुख्ता तरीके से सामने वाले के पास रखते हैं, उससे सारी बाजी पलट सकती है। अब दीर्घकालिक और कम ब्याज दर पर अगर ऋण लेने में सफल हो पाते हैं, तो आप चाहें राजकोषीय घाटे की स्थिति में भी हैं, लेकिन दीर्घकाल में आपके पास रेवेन्यू के स्रोत बढ़ेंगे। और नए नए क्षेत्रों को एक्सप्लोर कीजिए। नए क्षेत्रों को एक्सप्लोर करना होगा हमें, जैसे कि नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करके हम टूरिज्म बढ़ा सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया जैसी स्कीम से हम बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करके, उनको जगह दे करके, राज्य अपना जगह दे करके, जैसे कि 1000 एकड़ पीएम मित्र टेक्सटाइल में दे सकते हैं और उसके लिए प्रस्ताव भिजवा सकते हैं राज्य। अगर सभी राज्य अपने यहाँ पे 1000 एकड़ का टेक्सटाइल पार्क खोल लें, तो सोचिए कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, उसकी जीडीपी में कितना बूस्ट आएगा। जो घर घर रोजगार चल रहा है एमएसएमई का, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का, लघु एवं कुटीर उद्योगों का, अगर हम उनके लिए जो चल रही योजनाएं हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करवाते हैं, तो उस इम्प्लीमेंटेशन का क्या असर होगा? हमें अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों के हाथों में पैसा आएगा और अल्टीमेटली राज्य की आय बढ़ेगी। हमारे पास कई स्टेट्स में मिनरल्स हैं, लेकिन मिनरल्स अभी तक एक्सप्लोर नहीं हो पाए हैं। तो आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है रिसर्च की, डेवलपमेंट की, ऐसे मौकों को बनाने की जो अभी तक हमने यूज नहीं किया है। जैसे कि लिथियम के क्षेत्र में हम प्रगति कर रहे हैं नागौर के अंदर। तो ऐसे, और रेयर अर्थ में अब इंडिया विशेष तौर से, जब से चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स पे जो एक्सपोर्ट पे रोक लगाई है, उसके बाद से अब इंडिया सक्रिय रूप से प्रोएक्टिवली काम कर रहा है रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सट्रैक्शन के लिए, कि उनको एक्सट्रैक्ट करें, उनका निष्कर्षण करें। तो ये समय की मांग है
ये समय की मांग है जिसको हमको पूरा करना होगा, और अपने संसाधनों के, अपनी शक्तियों को पहचान करके, राज्यों को अपनी शक्तियों को पहचान करके, अपने फील्ड्स को एक्सप्लोर करके, जिसके पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनका निष्कर्षण करें, या एमएसएमई में कोई अगर अच्छा है, हैंडीक्राफ्ट में अच्छा है, किसी के पास जीआई टैग है, तो उसको बूस्ट करने की कोशिश करें। स्टार्टअप्स जैसे बेंगलोर जैसे, कर्नाटक ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ऑलरेडी स्टार्टअप कल्चर बहुत फल फूल गया है, तो वहाँ पे उसको और बढ़ाने की कोशिश करें। सिक्किम, अरुणाचल, मेघालय, असम पे टूरिज्म को प्रमोट करें। इनको सबको अपना अपना बेस्ट देना होगा, तभी जाके डेब्ट टू जीडीपी रेशियो इनका अच्छा हो पाएगा। हमारे जो कई सारे स्टेट के पीएसयू रहते हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो रहते हैं, वो बीमारू हो जाते हैं, घाटे में चलते रहते हैं, तो भी हम लोक कल्याण के नाम पे उनको चलने देते हैं कि लोगों का रोजगार छिन जाएगा। लेकिन उनमें पुनरुद्धार की, उनको पुनर्जीवित करने की बहुत आवश्यकता है। उनको पुनर्जीवित करने की बहुत आवश्यकता है। अब वो पीपीपी मॉडल पे हो सकता है, निजीकरण पे हो सकता है, या अपनी नीतियों में सुधार करके हो सकता है। तो आई होप सीएजी की जो स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट है 2022-23 आपको क्लियर हो गई होगी। स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट में सबसे पहला जो बिंदु था, इसकी अवधि 10 साल की है ये, और पहली बार जारी की गई है 2013-14 से 2022-23 के लिए। स्टेट्स का जो कुल ऋण था वो टोटल जीडीपी का कितना था, 22.17%। एफआरबीएम एक्ट 2003 स्टेट वाला जो राजस्थान का है वो आपको कमेंट करना है। हाईएस्ट जो डेट टू जीडीपी रेशियो वाला स्टेट कौन सा है, पंजाब, नागालैंड एंड वेस्ट बंगाल। राजकोषीय घाटा सब में था, हिमाचल, गुजरात को देखा था हमने। इसके बाद बढ़ते ऋण के क्या कारण थे, दुष्परिणाम और निवारण के उपाय देखे थे। तो ऐसे ही समसामयिक मुद्दों के गहन अध्ययन के लिए जुड़े रहिए आप दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद।